नमस्कार, मैं हूँ रानी चैटर्जी और आप लोग देख रहे हैं फिल्मी बीट। ससुरा बड़ा पैसा वाला वो हिस्ट्रिकल फिल्म है हमारी इंडस्ट्री की। नहीं, बिग बॉस नहीं। मतलब आपने साइन किया था 13, तो क्या आपके रिप्लेसमेंट थे खेसारी लाल यादव? अगर मैं चाहती तो फिर वो नहीं चाहती इसमें। ओके। गाय जैसन सोजिया कोनो जीव ना होला, बाकी रोकर बछड़ा के केहू छेड़ब तो ओकरा से खतरनाक कोनो जानवर ना होला। इसका मतलब रवि जी ऑल टाइम मेरे मोस्ट फेवरेट को एक्टर हैं, क्योंकि वो उन्होंने हमेशा मुझे बच्चे की तरह ट्रीट किया है सेट पे, और वो हमेशा मुझे डांट के ही भले, लेकिन मुझे हमेशा उन्होंने अच्छा सिखाया है। तो उनके गाने वैसे वल्गर नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे भी कई गाने मैंने सुने हैं जो तौबा तौबा करते हो, और अरे क्या सुना ऐसा वाला। मैं खुद जब तक भोजपुरी कर रही थी, लोग मुझे जानते थे, हर जगह जानते थे, लेकिन जब से मैंने हिंदी प्लेटफॉर्म पे आना शुरू किया या टीवी में आना शुरू किया, मुझे लोग और ज्यादा जानते हैं। तो इसकी तो बेनिफिट्स मिलती ही हैं। और मैं तो बोलना चाहूंगी, रवि जी हैं, मनोज जी हैं, दिनेश जी हैं, आप लोग सांसद हैं, अभी तो पवन जी को भी टिकट मिल गई है। तो कुछ करिए आप लोग इसके लिए। कास्टिंग काउच की कभी ऐसा हुआ है, आपने कभी ये फेस किया है? नहीं, बट ये होता है। आपने सुना है किसी के मैंने साथ? सुना है, मैंने कई बार देखा भी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स हैं जिनका नाम तो रानी है, लेकिन वो कई सारे दिलों की रानी भी है। भोजपुरी फिल्मों की एक क्वीन रह चुकी है। मैं बात कर रही हूँ रानी चैटर्जी की। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। हेलो हाय। कैसे हो? I'm fine, absolutely. या सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप आपने शुरुआत की थी भोजपुरी फिल्मों की, ब्लॉकबस्टर फिल्में आपने दी है एंड काफी ज्यादा लोगों ने उसे प्रेज किया है। कैसे वो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, हम वो जानना चाहेंगे। इस बारे में मैंने बहुत बार बात की है। मैं एक बार फिल्मी बीट्स के साथ भी ये बात करना चाहूँगी। मेरे बारे में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम पता है लोगों को। मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 14 साल की थी। जब मेरी पहली फिल्म मुझे ऑफर हुई, ससुरा बड़ा पैसा वाला, वो हिस्ट्रिकल फिल्म है हमारी इंडस्ट्री की। ये बात है 2003 की, जब भी मैं पढ़ाई कर रही थी, 10th स्टैंडर्ड में थी। और सडनली मेरे एक फैमिली फ्रेंड थे हमारे, के गोस्वामी जी, आप लोगों ने देखा होगा। वो बहुत सारे शोज उनके आते हैं जो शॉर्ट हाइट हैं। के गोस्वामी जी फैमिली फ्रेंड थे, और उन्होंने एक दिन मम्मी को कॉल किया कि मैं बचपन से ही स्कूल में डांस एंड ऑल सारी चीज़ें मैं करती रहती थी। डांस मैंने कभी सीखा नहीं है, तो बचपन से ही था, वो गॉड गिफ्टेड था मेरे साथ। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि तुम ना हीरोइन बनोगी। और मैं नहीं ऐसे करती थी। बट उन्होंने एक दिन कॉल किया मॉम को और कहा कि इस एड्रेस पे ना इसको लेकर जाओ, और कोई सहेली का रोल है, ये बहुत अच्छा करेगी, इसको लेकर जाओ। तो मम्मी ने कहा ठीक है। मम्मी लेकर गई मुझे, और डायरेक्टर थे अजय सिन्हा जी, उन्होंने मुझसे बात की। और मैं बचपन से ही थोड़ा कॉन्फिडेंट लड़की रही हूँ, क्योंकि मैं डांस परफॉर्मेंस करती थी। तो एक क्या, जब आप स्टेज पे जाते हो तो आप एक कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो उन्होंने मुझसे 2-3 सवाल किए और बोला ठीक है मैं फ़ोन करूँगा। और सडनली उन्होंने कॉल किया और कहा कि एक रिहर्सल है, आ जाओ। और तब तक मालूम नहीं था कि क्या है, क्या होने वाला है। मैं गई रिहर्सल पे, और कोरियोग्राफर थे, उन्होंने मुझे 1-2 मूवमेंट्स करने के लिए कहे, मैंने किए। देन अजय जी ने कहा कि तुम बिल्कुल घबराओ मत, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो गई थी, क्योंकि पहली बार कोई मेरा हाथ पकड़ रहा था, ऐसे गोल घुमा रहा था, तो मैं बड़ी डर गई थी। तो उन्होंने कहा तुम्हें बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, तुम इस फिल्म की हीरोइन हो। तो मैंने कहा हीरोइन हो? कहा यस। तो मैंने पूछा हीरो कौन है? तो उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी हैं हीरो, वहाँ के बहुत बड़े सिंगर हैं, वो हीरो है फिल्म के। मैंने कहा ओके। ऐसे करके मुझे अचानक से, कहते हैं ना कि आप ये, मतलब मैं जब अपने बारे में बताती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि कोई फिल्मी कहानी चल रही है, कि अचानक से एक एज अ हीरोइन फिल्म मिल जाना। और तभी भोजपुरी के बारे में मुझे नहीं पता था।
फिर उन्होंने मुझे बाकायदा सिखाई भोजपुरी। मुझे याद है कि शूटिंग पे जाने के 18 दिन पहले से मैं उनके घर जाती थी रोज़, स्कूल भी जाती थी और शाम को एक ट्यूशन की तरह उनके यहाँ जाती थी ओके। और वो मुझे स्क्रिप्ट में जो सीन्स होते थे ना वो मुझे सिखाते थे। तो ऐसे करके फ़िल्म मिल गई और जब मैं सेट पे पहुँची तभी भी ऐसा था कि तभी भोजपुरी फ़िल्में लगती नहीं थी, बहुत गैप हो गया था फ़िल्मों में। करीबन मुझे लगता है कि 20-25 साल का गैप हो चुका था, कोई भी भोजपुरी फ़िल्म नहीं आई थी। एका-दुक्का कुछ रिलीज़ हुई थी उसी साल। तो इतना आइडिया नहीं था कि ये फ़िल्म चल जाएगी या क्या होगा। मुझे अभी भी याद है जब मेरी मॉम मैं जा रही थी, हम लोग ट्रेन से जा रहे थे गोरखपुर। गोरखपुर में शुरुआत होनी थी फ़िल्म की। तो मेरी मॉम मुझे पूछ रही थी कि देखो घर में सबको बोल के तो निकल गए, वहाँ जाके नाक मत कटवाना, अगर अभी भी मौका है, लग रहा है नहीं कर सकती हो तो बोल दो। और मैं बोलती थी नहीं मम्मी मैं कर लूंगी, नहीं मम्मी मैं कर लूंगी। और उतना उस कॉन्फिडेंस था। यस था कि नहीं मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। और मैं गई भी सेट पे और वहाँ मनोज जी को पहली बार मिली। मनोज जी का बहुत बड़ा क्रेज रहा है हमेशा से। ही इज़ वेरी गुड सिंगर देयर, मतलब सुपरस्टार थे वो ऑलरेडी वहाँ पे। तो उनके उनसे मिली और फिर हमने शूटिंग की। तब तक भी नहीं था कि मतलब माइंड ये था कि किसी को तो पता चलना नहीं है ये फिल्म यूपी बिहार में लगेगी, मुंबई में तो किसी को पता चलना नहीं है क्योंकि मैं हूँ मुंबई से। और जाके फिर मैं वापस अपने 10th के बोर्ड एग्जाम्स देके फिर अपनी पढ़ाई पे फोकस करूंगी, ये माइंडसेट था। लेकिन फिल्म 2003 में शूट हुई नवंबर में और रिलीज हुई 2004 में। लेकिन जब रिलीज हुई तो जब मुझे लोग मुंबई में भी पहचानने लगे तब पता चला मुझे कि मेरी फिल्म जो है वो हिट हो गई है। तो ऐसी जर्नी शुरू हुई मेरी। सो तब का दौर भोजपुरी फिल्मों का और अब का, आप क्या डिफरेंस देखते हो? बिकॉज आपने एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम देखा है भोजपुरी इंडस्ट्री का जब आप कंटिन्यू आप फिल्में कर रही थी, तो तब से लेके अभी का आप क्या डिफरेंस देखते हो? देखिए जब मैंने स्टार्ट किया और मेरी फिल्म से ही एक बूम आ गया था। मुझे तो तभी ये भी नहीं मालूम था कि लीड क्या होता है, सेकंड लीड क्या होता है, ये भी समझ नहीं थी मुझे। और जब फिल्म बहुत हिट हो गई तो अपने आप एक भोजपुरी का एक मैंने गोल्डन टाइम देखा है और उसके बाद फिर तय कर लिया कि फिल्मों में ही काम करना है। करीबन 2013 तक बहुत अच्छा टाइम रहा भोजपुरी का, जिसे मैं गोल्डन ईयर कहती हूँ। क्योंकि थिएटर्स में फिल्में लगती थी और ब्लॉकबस्टर्स होती थी और एकाएक वहाँ भी वो फिल्में लगने लगी, चलने लगी जहाँ पर भोजपुरी की ऑडियंस नहीं है। ये मेरी जो पहली फिल्म है ये मात्र एक ऐसी फिल्म है जिसको जी सिनेमा ने भी टेलीकास्ट किया था। एक्सेप्ट टीवी हुआ करता था, उस पर भी टेलीकास्ट, गोल्ड स्टार एक चैनल था, मतलब जितने हिंदी चैनल्स थे ना टेलीकास्ट हुई फिल्म। इतना बड़ा मैंने टाइम देखा। तो 2013 के बाद फिर जैसे जैसे यूट्यूब आ गए, यूट्यूब के बाद अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो मैं खासकर फिल्मों की बात करूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि एक थिएटर का जो टाइम था वो टाइम कहीं ना कहीं अभी फिल्मों का, भोजपुरी फिल्मों का थोड़ा सा डाउन हो गया है क्योंकि थिएटर्स नहीं है हम लोगों के पास अच्छे। मल्टीप्लेक्स का ज़माना है और अभी तक हमारी फिल्में सिंगल स्क्रीन में लग रही हैं, तो ये एक बड़ा ड्रॉप लगता है मुझे, ये एक चेंजेस लगता है मुझे। लोगों के मन में भोजपुरी फिल्मों को लेकर, एक्टर्स को लेकर एक धारणा है कि या तो उसके गाने जो होते हैं, उसके जो वर्डिंग्स होते हैं, उस बेसिस पर लोग उसे देखते हैं, चलती है, पर उनको फिल्मों में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। आपको क्या लगता है क्या रीजन है ऐसा होने का? क्या है कि हमारे मैक्सिमम इंडस्ट्री के जो मेल एक्टर हैं वो मैक्सिमम सिंगर्स हैं। उनके गाने बड़े बड़े हिट होते हैं और वही हीरो बन जाते हैं। तो ऑडियंस जो कनेक्ट होती है उनकी फिल्मों से, वो उनके एल्बम के थ्रू हम फिल्मों से कनेक्ट होती हैं। फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं हमारी इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा कंटेंट है। मतलब आप जब हमारी फिल्म देखेंगे आपको लगेगा आप एक प्योर इंडियन फिल्म देख रहे हैं क्योंकि जो कल्चर है हमारे इंडिया का वो सब कुछ आपको फिल्मों में नजर आता है। लेकिन एक सिंगर्स के साथ जो कनेक्टिविटी हमारी ऑडियंस की है, तो वो जब फिल्मों को देखते हैं तो फिल्मों से ज्यादा वो तवज्जो देते हैं उनके सिंगिंग को या उनके जो गाने, महीनों महीनों जो उनके गाने आते हैं, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स आते हैं, तो उस वजह से ज्यादा पॉपुलैरिटी एल्बम्स इंडस्ट्री को मिलती है और फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ी कम मिलती या है। जिस तरीके के नाम होते हैं, या आप कह सकते हो क्योंकि जिस तरह के गाने आते हैं
जो हमारे जो मेल जो सुपरस्टार सिंगर्स हैं, उनके गाने जैसे जो चूँकि मैं भोजपुरी समझती हूँ, तो उनके गाने वैसे वल्गर नहीं होते हैं, वल्गर नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे भी कई गाने मैंने सुने हैं जो तौबा-तौबा करते हो, अरे रे रे! क्या सुना है ऐसा वाला। वो ऐसे सिंगर्स हैं जो शायद पॉपुलैरिटी की वजह से इस तरह के गाने गा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन गानों पर सब बात करते हैं। आप कभी जब यूट्यूब पे सर्च करोगे भोजपुरी सॉन्ग्स, तो वो सारे गाने पहले दिखेंगे आपको। और इसीलिए लोगों का माइंडसेट है कि Yes, वल्गैरिटी कि ये ऐसे ही बनता है। हर इंडस्ट्री में देखो C, B, A इस तरह का लेवल का काम होता है, हर इंडस्ट्री में। लेकिन हमारे इंडस्ट्री की दुविधा ये है कि A लेवल के काम के बारे में कोई बात नहीं करता है, C के बारे में सब बात तो करते हैं। इसीलिए जो वल्गैरिटी वर्ड है वो जुड़ गया है इसके यस यस एक्चुअली। सो आपको क्या लगता है, मतलब बीइंग भोजपुरी एक्टर, आपके मन में ऐसा आता है कि चेंज कैसे होना चाहिए या क्या चेंज इंडस्ट्री में होना चाहिए? आपको कभी आपके माइंड में बिल्कुल आता है। बीइंग अ एक्टर मैं हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ये बात कहती हूँ कि हम एक्टरों को आगे आना चाहिए इसके लिए। सिंगर्स अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सिंगर्स जो हैं वो अपने गाने को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, मीटअप करते हैं या प्रेस के साथ अपने गाने को शेयर करते हैं, पार्टी करते हैं। हम एक्टरों को थोड़ा आगे आना चाहिए, खासकर प्रोड्यूसर्स को। जब एक इंडस्ट्री अभी अभी जैसे हमारी इंडस्ट्री में एक्टरों का भी दौर आ गया है। पिछले 5 साल से आई थिंक मुझे लगता है लॉकडाउन से पहले क्या होता था कि सिंगर्स ही हीरो रहते थे और उन्हीं की फिल्में, फिर उनकी जो एक एल्बम के थ्रू जो एक पॉपुलैरिटी है वो कवर होती थी हमारी फिल्मों के जरिए। लेकिन अब एक्टरों का दौर भी आ गया, अब एक्टर भी काम कर रहे हैं, एक्टर मैक्सिमम काम कर रहे हैं फिल्मों में। तो मुझे लगता है कि जो हमारे एक्टर हैं उनको आगे आके अपनी फिल्मों को बहुत अच्छे से प्रमोट करना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि यस हमारी इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, आप लोग इसे देखें। हाँ, एक्टरों को आगे आना पड़ेगा। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो भोजपुरी एक्टर्स हैं, जब वो वैसे तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं अपने उतनी इंडस्ट्री में, वो बहुत फेमस होते हैं, लेकिन जब वो किसी हिंदी शो के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तब और भी लोग उन्हें जानते हैं और तब उनके काम को और लोग पहचानने लगते हैं और उसके बारे में बात करने लगते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल 100% सच्चाई है। क्या है कि एक रीजनल सिनेमा के एक्टर जो होते हैं वो एक सीमित होता है, जैसे जहाँ पे वो लोग देख रहे हैं वहीं देख रहे हैं। लेकिन जब आप एक हिंदी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जैसे कि मैं खुद जब तक भोजपुरी कर रही थी, लोग मुझे जानते थे, हर जगह जानते थे। लेकिन जब से मैंने हिंदी प्लेटफॉर्म पे आना शुरू किया या टीवी में आना शुरू किया, मुझे लोग और ज्यादा जानते हैं। तो इसकी तो बेनिफिट्स मिलती ही हैं भोजपुरी एक्टर को। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जैसे साउथ के एक्टर हैं, साउथ के एक्टर कब हिंदी प्लेटफॉर्म पे दिखने लगे, जब उनकी फिल्में डब होके आने लगी। लेकिन हमारी फिल्मों को डब की भी जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल लोग भी समझते हैं हमारी लैंग्वेज को। तो हम भोजपुरी वालों को भी लोग जानते हैं और हमें बुलाते हैं हिंदी प्लेटफॉर्म पे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मुझे बड़ी खुशी होती है ये देख के। खेसारी लाल यादव जो है वो बिग बॉस कर चुके हैं। बिग बॉस करके जब वो बाहर आए थे तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वहां पे उनके साथ एक अलग ट्रीटमेंट हुआ था, जो शायद बाकी लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट था वो उनके साथ अलग था। तो भोजपुरी एक्टर्स को एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है बॉलीवुड में भी और उस रियलिटी शो में भी जो उन्होंने फेस किया है। आपका क्या कहना है इसके नहीं, बारे में? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे हमेशा बहुत ही रिस्पेक्ट से, बहुत ही इज्जत से बुलाया गया है हर जगह और बड़ी इज्जत दी गई है मुझे। मुझे ऐसा नहीं लगता। और देखिए, जैसे खेसारी जी हो गए या फिर और भी जो हमारे एक्टर है गए हैं जिन्होंने ये बात कही है, मुझे लगता है कि जब आप कमर्शियली लोगों से मिलते हैं तो हर एक बंदा अलग होता है, उसी तरह आप भी एक अलग है। तो या तो आप खुद को मिक्सअप नहीं कर पाए या फिर वो लोग आपके साथ मिक्सअप नहीं हो पाए। तो ये तो आपको हर जगह मिलेंगी चीजें, आपको इससे फाइट करना होगा। और जब आप फाइट करेंगे और अपने आप को आप वहां पर साबित करेंगे, तभी होगा कि यस यू आर अ वेरी बिग कमर्शियल मैन या वुमेन। तो जहाँ जहाँ मैं गई, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने खतरों के खिलाड़ी किया, मैं बिग बॉस में खेसारी को छोड़ने के लिए गई थी स्टेज पे। मुझे हमेशा बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार, और मुझे लगता है कि मेरे जैसा ही है सब कुछ वहाँ पे। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, इसलिए मतलब ये ट्रीटमेंट आपने कभी फील नहीं किया? नहीं, मैंने कभी फील नहीं किया। और मुझे तो लगता है कि जितना ज्यादा एक्साइटेड
हिंदी के सेट पे लोग मुझे देख के होते हैं, वो मेरे सेट पे देख कर नहीं होते। मतलब आप भी ये मानते हो कि यहाँ ऑफ पर आने कोर्स, के ऑफ बाद कोर्स। लोग ज्यादा प्यार करते हैं, लोग यस, ज्यादा जानने लगते हैं। मैं खतरों के खिलाड़ी का फोटोशूट कर रही थी, तो हम 12 हम्म, खिलाड़ी थे उसमें। हम्म, मुंबई में सेट लगा हुआ था, बट जो रश मेरी वैनिटी के बाहर था फोटो खींचने के लिए, वो बाकी एक्टरों की वैनिटी के बाहर नहीं था। हम्म, तो मैं ये कैसे मान लूं कि मेरे साथ वैसा ट्रीटमेंट हम्म, किया गया है या वैसा मुझे फील कराया गया है। हम्म, इनफैक्ट उसमें करिश्मा, करण, धर्मेश, वो सब हमने बड़े मिक्सअप, हम्म, मलिश्का, अदा, हम सब बहुत मिक्स होते थे। हम्म, तो मुझे तो हमेशा बहुत प्यार मिला है हर हम्म, जगह पे। सो मुझे लगता है कि बाकी एक्टरों को फाइट करनी चाहिए इसके लिए, और बताना चाहिए कि भाई हम भी आप जैसे ही हैं और हम एकदम हम्म, सही हैं, बराबर है हम हम्म। सब। जैसे कि आपने कहा कि थिएटर्स में फिल्में अभी नहीं लगती हैं। अभी रिसेंटली रवि किशन जी का इंटरव्यू हुआ हमारे ही चैनल पर। उन्होंने कहा कि वो एक पैन इंडिया फिल्म लेकर आने वाले हैं ओटीटी भोजपुरी। पर। हाँ, और ओटीटी पर भी वो अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। सो आपका आपको क्या लगता है कि ये पैन इंडिया फिल्म आएगी तो लोगों को इतना रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग इतना देखिए, समझेंगे इस पैन इंडस्ट्री? इंडिया फिल्म का मतलब होता है कि आपने एक लैंग्वेज में फिल्म शूट की और उसको आपने अनगिनत लैंग्वेज में डब किया, दिस इज अ पैन इंडिया फिल्म। हम्म, तो ये तो हर कोई करके हर जगह पहुंचा सकता है हम्म, फिल्मों को। मेरा मानना ये है कि आप अपनी भोजपुरी फिल्म को ही हम्म, आप हर जगह पहुंचाइए। हम्म, अंडरस्टैंड? हम्म, अभी जैसे कोई साउथ की फिल्म है, वो हिंदी में भी डब होती है, वो बांग्ला में भी डब होती है, वो पंजाब में भी, दिस इज कॉल्ड पैन इंडिया फिल्म। जब आप अपनी ही लैंग्वेज को मल्टीप्लेक्स में लगा रहे हैं, आप अपनी ही लैंग्वेज के लिए ओटीटी पे आप वेब सीरीज ला रहे हैं, तो वो बात होगी ना फिर। हम्म, ये मेरा मानना है। हम्म। सो जो बड़े भोजपुरी एक्टर्स हैं जो अभी हिंदी वेब सीरीज भी करते हैं, हिंदी फिल्में भी करते हैं, क्या उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री को वो किस तरीके से आगे लाए, प्रेजेंट करें? ये हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, प्रोड्यूसर्स, हम्म, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। आज आप देख रहे हो, देखोगे ओटीटी पे हम्म, 70% कंटेंट यूपी बिहार से ही बिलोंग होते हैं। जैसे एक सीरीज आई थी हम्म, पंचायत, हम्म, मैंने वो सीरीज दोनों सीजन देखे। हम्म, अगर वो रिलीज हो सकती है, तो हमारी फिल्म क्यों नहीं रिलीज हो सकती है, हम्म, या हमारी कोई वेब सीरीज क्यों नहीं रिलीज हो सकती हम्म, है। जैसे भी कुछ ओटीटी आए भी हैं भोजपुरी के लिए, बट वो उस तरह के व्यूज नहीं कवर कर पा रहे हैं, हम्म, क्योंकि वैसे ही लैंग्वेज की वेब सीरीज आ रही है, हम्म, नेटफ्लिक्स पे आ रही है, बाकी जगह पे भी आ रही है। हम्म, तो बहुत बड़ी क्या कहते हैं, बहुत बड़ा कंपटीशन है ये। हम्म, और भोजपुरी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको अब तक लैंग्वेज में एक भाषाओं की सूची में ऐड ही नहीं किया गया है, हम्म, हमारी लैंग्वेज को। तो ये एक बहुत बड़ी फाइट है, और इसके लिए हर किसी को एक होकर आना पड़ेगा आगे। हम्म। सो आपके नॉलेज में इससे लेकर कुछ हो रहा है? आपको लगता है कि इससे लेकर लोग देखिए, कुछ? हमारी इंडस्ट्री ग्रो तो कर रही है। हम्म, ग्रो किस वे में कर रही है कि पहले फिल्में नहीं बनती थी, हम्म, अब फिल्में अनगिनत बन रही हम्म, हैं जब से मैंने शुरू किया है। जब मैं आई थी तभी तो भोजपुरी चैनल्स भी नहीं थे, हम्म, अब बहुत सारे चैनल्स भी हो गए हम्म, हैं, ओटीटी पे भी आ रही है, Z5 भी फिल्मों को लेने लगा है। हम्म, तो मेरे हिसाब से ग्रो कर रहा है। हम्म, लेकिन मेन ग्रो कब करेगा, जब आपके पास आपके थिएटर्स होंगे। हम्म, मैं मुंबई, पंजाब इस बात नहीं कर हम्म, रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ यूपी और बिहार के। हम्म, वहाँ पे सिंगल स्क्रीन्स थे, अभी मल्टीप्लेक्स भी आ गए, हम्म, लेकिन मल्टीप्लेक्स में हमारी फिल्में नहीं लगती हैं। हम्म, तो मेरे लिए सही मायनों में सिनेमा का ग्रोथ तब होता है जब आपकी ऑडियंस आपकी फिल्म देखने के लिए हॉल्स तक पहुंचे। हम्म, तो ये जो ग्रोइंग है, ये कहीं ना कहीं रुक गई है। अदरवाइज हमारी लैंग्वेज हर जगह पॉपुलर है, हम्म। हर जगह, शादियों में, पार्टीज में, आजकल तो डिस्कोथेक में भी हम लोगों के गाने बजने लगे हैं। तो यस। उस वे में तो बहुत ग्रो किया है, हम्म, बट असली ग्रोइंग है कि जब वो सिनेमा हॉल्स में, मल्टीप्लेक्स में हमारी फिल्में लगेंगी। और मैं तो बोलना चाहूंगी, रवि जी हैं, मनोज जी हैं, हम्म, दिनेश जी हैं, आप लोग सांसद हैं, हम्म। अभी तो पवन जी को भी टिकट मिल गई है। तो कुछ करिए आप लोग इसके लिए। क्या चेंज की जरूरत है भोजपुरी इंडस्ट्री को? पीआर, पीआर एक बहुत अच्छा चाहिए हमारी इंडस्ट्री को, हम्म, बाकी सब बहुत सही जा रहा है, हम्म, बाकी बहुत अच्छी जा रही है चीज़ें। एल्बम इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन एक पीआरशिप हम्म, स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, हम्म। ये मुझे लगता है। एंड ओटीटी में कब तक आ सकता है?
मतलब उसके लिए कितना स्ट्रगल है अभी भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा OTT पर? स्ट्रगल नहीं है, बस पीआरशिप अच्छी हो जाए और और अच्छे तरीके से कंटेंट आने लग जाए ना, तो बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आ भी जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्स में भी लगें। अभी के जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो इतना फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को कि फिल्में तो बन रही हैं, लेकिन फिल्में बन रही हैं जैसे चैनल पे एक डेली सोप आता है। डेली सोप जब आता है तो उसका पूरा पावर चैनल के पास होता है कि आपकी हीरोइन बाल क्या बनाएगी, आपका हीरो ये शर्ट नहीं पहनेगा, ये सेट होगा। तो अभी हमारी फिल्मों का भी यही हाल हो गया है, क्योंकि अभी जो फिल्में बन रही हैं वो चैनल्स पे रिलीज हो रही हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब वो थिएटर पर नहीं जाके डायरेक्ट प्रीमियर हो रहा है चैनल पे, तो अब चैनल ही करता धरता है। चैनल बोलेगा यही कंटेंट चाहिए, चैनल बोलेगा ऐसी ही साड़ी चाहिए, तो वो हो रहा है। तो ये एक चीज ना हो के एक जो कमर्शियल सिनेमा बना करता था वो ना बन के ना अभी वो सास बहू वाला ड्रामा ही शुरू है फिल्मों में ऑलमोस्ट। तो वो एक चीज मैं मिस करती हूँ, वो चीज में चेंजेस आनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज है जिसके बारे में हर इंडस्ट्री में बात होती है, कास्टिंग आउट की। कभी ऐसा हुआ है, आपने कभी ये फेस किया है? नहीं, मैंने कहा मैं बहुत लकी रही हूँ हर चीज में। मेरे साथ कभी किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, मेरे साथ कभी किसी ने इस तरह की बात नहीं की, या हो सकता है कि मैं अपनी पहली फिल्म से ही एक स्टार वाला टैग मुझे मिल गया था, तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है मेरे साथ। और मैं हमेशा से मेरी माँ के साथ ही हर सेट पे गई हूँ। तो मेरी मॉम ही हैंडल करती हैं हर एक चीज, तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। बट ये होता है, आपने सुना है किसी के मैंने साथ? सुना है, मैंने कई बार देखा भी है कई लड़कियों को इससे फेस करते हुए। और कई बार कुछ लड़कियां आती भी है मेरे पास कि दीदी या मैम ऐसे ऐसा हुआ हो रहा है, मैं क्या करूं। तो मैं उनको जो समझाना होता है, और वो जो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में कोई किसी का जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो आपको स्टैंड लेना होगा। जो मैं हर लड़की को कहती हूँ, जो भी न्यू कमर्स भी आ रही हैं, मैं उनसे भी कहूंगी कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री में आप जाओगे, ऐसे आपको 4 लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे। बट ये पॉसिबल है उनको ना कह के उसके बाद भी देखो, आपको ना तो कहना पड़ेगा। अगर आप सही रास्ते पे चलना चाहते हैं, और ईमानदारी में बहुत ताकत होती है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको ईमानदारी से काम करना है, थोड़ा देर से मिलेंगी चीजें, लेकिन मिलेंगी जरूर। और वो देरी जो हो रही है उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज के लोगों के पास पेशेंस नहीं है। सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मैंने कई बार ऐसी सी फिल्मों को ना किया है कि लोगों ने मुझे उस वक्त बहुत डराया भी कि तुम पागल हो, तुमने ना बोल दिया, ऐसे डायरेक्ट ना बोल दिया, तुमको इंडस्ट्री में टिकने नहीं देंगे, तुमको इंडस्ट्री से तो हटा देंगे, तुमको कोई पूछेगा नहीं। ऐसे लोग डराते हैं, ये सब डराने वाली बातें होती हैं। बट मेरा एक डे वन से ही था कि यार नहीं, जहाँ नहीं, यार नहीं मन है तो मैं नहीं करूंगी, ठीक है। अगर फिल्में नहीं मिलती हैं तो ठीक है। ऐसा कई बार हुआ भी है कि एक एक साल मेरे पास फिल्में नहीं रही हैं, और उसका रीजन शायद यही होगा कि मैंने मुंह पर कुछ बोल दिया होगा, या मैंने किसी को नाराज कर दिया होगा, लेकिन मैं कभी घबराई नहीं इन चीजों से। मुझे था कि ठीक है यार, मतलब मेरा ये कहना है, मतलब मैं ये मानती हूँ, मैं आज भी कहती हूँ कि जब मैं पैदा हुई थी तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं हीरोइन बनूंगी। बन गई ना, तो फिर मैं आज क्यों घबराऊं जब बन गई हूं तो। और अगर आगे जर्नी नहीं लिखी होगी यहाँ पे तो नहीं होगी, ये मेरा माइंडसेट है। तो ये ना कहना तो आना चाहिए। जो ना नहीं कहता है ना, फिर वो फंसा जाता है इस भंवर में। यस, और जब आपको एक्सपीरियंस मिलते जाते हैं, फिर आपको लगता है कि अरे यार ये गलती कर ली लाइफ में। तो ना, जो ना करेगा ना, वो आगे डेफिनेटली जाएगा। मतलब आपकी ईमानदारी और आपकी किस्मत का साथ रहा है आपको। तो किस्मत कब काम आती है? एक ही बार काम आती है, मौका मिलने तक। आपको मौका मिला, उसके बाद मेहनत, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, वो है आपकी किस्मत। लेकिन उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे आप कितने साल या कितने दिन टिके रहते हो, ये है आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत। वेरी ट्रू।
या तो मैं इसी चीज पे बिलीव करती हूँ। मुझे एक मौका मिल गया अचानक से, उसके बाद मैं कई फिल्मों से हटाई भी गई, मुझे रीजन भी नहीं पता है। कई बार ऐसी जगह भी हुआ कि मीडिया को मेरे पास भी नहीं आने दिया गया, Okay. मुझे बुलाया गया फंक्शन में, ऐसी कई चीजें हुई हैं। और इसका रीजन? रीजन यही था कि देखो, रीजन जो मुझे लगता है आज, जो मुझे समझ में आता है कि इंडस्ट्री में ना, अगर आप अकेले आए हो, जैसे आई एम नॉट नेपो किड समथिंग, मैं अपने खानदान की पहली लड़की हूँ जो फिल्म लाइन में है। जब आप अकेले आए हो ना, तो लोगों को आपसे दुश्मनी नहीं होती है, लोग सिर्फ अपने लोगों को आगे करने के चक्कर में आपको हटाते। ओके। आप मेरे लिए बुरे नहीं हो, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मैंने आपके साथ काम भी नहीं किया है, लेकिन मेरा कोई संबंध है जिसको मैं जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो आगे जाए, तो मैं देखूंगी भी नहीं आप कौन हो, नाम हटा के सीधा फ्रंट ऑफ इसको कर दूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई रीजन ऐसे भी रहे हैं, बट मुझे एक ही चीज पता थी कि कैमरे के सामने ना मुझे अपना दी बेस्ट देना है, फिर वो ऑडियंस डिसाइड करेगी, और ऑडियंस ने डिसाइड किया। और आज तक 20 साल हो गए मुझे, आज तक अगर मैं हूँ, उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जाता है तो ऑडियंस को जाता है। जिस दिन ने ऑडियंस ने मुझे देखना बंद कर दिया, मेरे पास काम नहीं होगा। ओके। एंड आउटफिट्स की बहुत बात होती है, जो एक्ट्रेसेस होती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, कि बहुत रिवीलिंग आउटफिट्स होते हैं सीरियसली? ऐसा। हाँ, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे तो लगता है कि हम लोग सिर्फ साड़ीज पहनते हैं, लहंगा चोली पहनते हैं, मैं तो इरिटेट हो जाती हूँ कि यार कुछ तो अच्छा पहनाओ, कुछ डिफरेंट पहनाओ। गाना है तो लहंगा चोली पहना दिया, सीन्स है तो साड़ी पहना दी। रिवीलिंग कपड़े तो नहीं होते हैं। मेरे में भी शॉट लेने का तरीका ऐसा होता है कि वो ऐसा लगता है कि बहुत रिवीलिंग है। अभी जैसे बॉलीवुड में तो बिकनी पहन लेते हैं लोग, लेकिन वो भी हमको देख के उतना वियर्ड नहीं लगता है, लेकिन हम लोग को साड़ी में देख के भी लोगों को वियर्ड लगता है। तो मे बी शॉर्ट एंगल समथिंग इज, जब देखा जाए तो ये सारी इंडस्ट्री में है, लेकिन ऑफ कोर्स है। आप कभी, मैं अपनी ऑडियंस को भी बोलूंगी जो भोजपुरी नहीं देखते हैं, उनको भी बोलूंगी, आप कभी फिल्में बैठ के देखना, मतलब 1% भी आपको वेलगैरिटी डायलॉग सीन्स गाने नहीं मिलेंगे। लेकिन वो पता नहीं क्या, ये जो आपने कॉस्ट्यूम की बात की ना, ये डेफिनेटली ये एल्बम से आया है। और एल्बम में भी जो कपड़े पहनते हैं वो वही पहनते हैं, साड़ी एंड ऑल दैट, बट शॉर्ट के स्टाइल जो होते हैं ना, वो शायद में भी ऐसा होता है कि लगता है ओ ऐसा वाला। ऐसा मुझे भी कई बार लगा है। फिर आपने इतना काम किया है, अगर आपसे पूछो कि आपके 5 फेवरेट को एक्टर्स, तो आप किनका नाम लोगे? रवि जी ऑल टाइम मेरे मोस्ट फेवरेट को एक्टर हैं, क्योंकि वो, उन्होंने हमेशा मुझे बच्चे की तरह ट्रीट किया है सेट पे, और वो हमेशा मुझे डांट के ही भले, लेकिन मुझे हमेशा उन्होंने अच्छा सिखाया है। सो उनके साथ मेरी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी होती है। रवि किशन। और मैं कृष्णा अभिषेक का नाम लूंगी। अभी तो टीवी में वो धमाल कर रहा है कृष्णा, बट बहुत पहले 2005 की बात है जब कृष्णा के साथ मैंने बहुत फिल्में करी हैं। कृष्णा मेरा सबसे अच्छा को एक्टर रहा है, क्योंकि जब तक मैंने कृष्णा के साथ काम नहीं किया था, उसके पहले मुझे ऐसा बोल के फिल्मों से हटाया जाता था कि इसको डांस नहीं आता है। या मतलब ना, कुछ एक रीजन होना चाहिए हटाने का। लेकिन जब कृष्णा के साथ मैंने काम किया तो मुझे एक डांसर एक्टर मिला, वो तो मतलब वो तो पैदाइशी डांसर है कृष्णा। तो जब उसके साथ मेरे गाने देखे लोगों ने, तब लोगों को लगा कि ओ, ये तो इतनी अच्छी डांसर है। तो कृष्णा मेरा बहुत अच्छा को एक्टर रहा है। और विनय आनंद अच्छे को एक्टर रहे हैं, दिनेश एंड खेसारी ऑल्सो। पवन जी भी हैं, बट पवन जी के साथ मैंने अपनी फिल्में नहीं की हैं। मुझे लगता है मेरे मैक्सिमम अच्छा ही रहा है सबके साथ, बट मोस्ट कृष्णा एंड रवि जी। ओके। एंड बिग बॉस डेफिनेटली आपको ऑफर हुआ होगा, आप कब प्लान कर रहे हो जाने का, और आपने क्यों अब तक आपने किया नहीं बिग बॉस? मुझे बिग बॉस 2000 मतलब सीजन, आई थिंक सीजन 8 से ऑफर हो रहा है। सीजन 13 मैंने साइन भी कर लिया था। या बट हुआ ये कि मैंने खतरों भी सेम टाइम पे साइन किया था, एंड दोनों सेम प्रोडक्शन के शोज थे, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई थी बिग बॉस। लेकिन उसके बाद ना, मैं 13 के बाद थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मेरी फैमिली फॉलो करती है बिग बॉस, तो मेरी फैमिली में भी ये हो गया कि ये बहुत ही टॉर्चरिंग टाइप का शो है।
बहुत टॉर्चरिंग टाइप का शो है। मुझे भी लगता है कि मैं शायद वहाँ फिट नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा झगड़ा करना और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि खाने को लेके जो इतना ज़्यादा झगड़ा होता है। तो उसके बाद से फिर ऑफर्स आए हैं, ओटीटी भी आया था जब फर्स्ट ओटीटी ओके। शुरू हुआ था। लॉकडाउन में भी जो बिग बॉस शुरू हो रहा था वो भी ऑफर हुआ था, बट फिर नहीं, बिग बॉस नहीं मतलब अभी। आपने साइन किया था 13, तो क्या 13 आपके रिप्लेसमेंट थे खेसारी लाल या यादव? मतलब या क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड गए थे। अगर वो अगर मैं जाती तो फिर वो नहीं जाते इसमें। ओके, एंड आप जाओगे तो डेफिनेटली धमाल मचा कर आओगे। ऐसा लग रहा है मुझे देख के। बिल्कुल। ऐसा सब बोलते हैं मुझे, सब लोग पूछते हैं, मेरी ऑडियंस भी पूछती है। हम्म, बट मुझे लगता है कि मैं अभी मेरा एक जो इमेज है ना हम्म, ऑडियंस में, अब आई डोंट नो वहां जाने के बाद मैं क्या इमेज लेके बाहर निकलूंगी। ये एक चीज होती है हाँ, बिग बॉस अभी के घर अभी की। मेरी फिल्में जो आती हैं वो बड़ी मैसेज वाली फिल्में होती हम्म, हैं। इनफैक्ट अभी मैं टीवी कर रही हूँ तो टीवी में भी मेरा बहुत अच्छा रोल है, हम्म, बहुत अच्छा किरदार है। तो आई डोंट नो कि क्या इमेज लेके आऊंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस तब जाऊंगी हम्म, जब लगेगा कि ओके अब कुछ नहीं करने को तो चलो बिग बॉस, ऐसा वाला मेरा ओके। है माइंडसेट। अदरवाइज भी शायद नहीं भी जाऊं मैं। ओके, कोई तीन आपके फेवरेट डायलॉग्स आपकी फिल्मों के, भोजपुरी फिल्मों के, जो आप बोलना चाहो? मैंने ऐसे तो बहुत सारे डायलॉग्स बोले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक हम्म, डायलॉग बोलूंगी हम्म, जो मेरी पहली फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी, छुटकी हम्म, दुल्हन, जिसके लिए मुझे पहला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। हम्म, उसमें एक मेरी लाइन थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी। इट्स लाइक, गाय जैसन सोजिया कोनो जीव ना होला, बाकी ओकर बछड़ा के केहू छेड़ब तो ओकरा से खतरनाक कोनो जानवर ना होला। इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि गाय से मासूम कोई जानवर नहीं है, लेकिन जब उसके कोई बच्चे को छेड़ता है तो ओके। उससे खतरनाक फिर कोई जानवर नहीं है। ओ, अमेजिंग, या लेकिन ये सुनने में बड़ा मजा आता है सीरियसली। नहीं, बहुत प्यारी लैंग्वेज है। यस। जब मैंने भी शुरुआत की थी ना लैंग्वेज सीखना, तो मुझे बहुत मुश्किल नहीं हुई थी ये बोलना। अभी तो लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतना कैसे बोल लेती हैं, इतना फटाफट कैसे। हाँ। मतलब मैं भोजपुरी ऐसे बोलती हूँ जैसे कि मैं वहीं पैदा हुई हूँ। हम्म। और कोई डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनने। अ, अच्छा, एक मेरी हम्म, फिल्म आई थी श्रीमान श्रीमती। हम्म, उसमें एक मैसेज के थ्रू ही एक सीन क्रिएट किया गया था कि जो जो मेरा हाँ, कैरेक्टर है, उसके पापा ने बोल दिया कि इसी लड़के से तुमको शादी करनी है। तो हम्म, वो सोचती है यार अभी पापा को तो पूछ नहीं सकती कहाँ किधर कैसा हम्म, लड़का है, चलो हम्म, पता करके खुद ही पहुंच जाते हैं और हम्म, देखते हैं लड़का कैसा है। हम्म, तो वो मैं कैसे पहुंचती हूँ, पूरी फिरंगी बन के, हाथ में गिटार, एक ओके। ढाबे पे बैठी हूँ। और वहाँ इस सीन में हमने एक मैसेज भी दिया था हम्म, कि भोजपुरी की पहचान क्या है और लोग किस तरह पहचान रहे हैं। ओके। तो मेरा गाना था, चूसता देवरा चूसता देवरा चूसता। तो उतने में हीरो कहता, ए ये क्या गा रहे हो? हाँ। तो मैं कहती दिस इज बिहारी सॉन्ग, बिहार का कल्चर है। तो कहता ये बिहारी नहीं है, आप गलत गा रहे हो। हम्म, तो मैं कहती हूँ डोंट टीच मी। मैंने और एक गाना सुना है यहाँ, बहुत फेमस है, जो मैं हम्म, भी हम्म, गाऊंगी, हम रहाऊ चाहे, हम रहाऊ चाहे। तो हीरो कहता नहीं, ये बिहार नहीं है, मैं बताता हूँ बिहार क्या है। और वो एक बहुत अच्छा गाना वहां पर सुनाता है। तो ये हमने एक मैसेज के थ्रू ये सीन, देखिए सीन करने के लिए मुझे बहुत मजा आया था, क्योंकि मुझे अंग्रेजी एक्सेंट में भोजपुरी गाना था। तो लाइक, कुछ अलग। चूस था डिबरा चूस था डिबरा चूस था, बगल वाली जान मारी ली, लाइक। तो ये सीन करने में मुझे बहुत मजा आया था। अमेजिंग, एक लास्ट। ओके, भोजपुरी में या। उम्म, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है। हम्म, उसमें मैं हूँ, काजल राघवानी है मेरे साथ। हम्म, और उसका जो कॉन्सेप्ट है कि दो लड़ाकू फैमिलीज हैं जो साथ में ही रहती हैं। हम्म, तो उसमें मैंने इतनी भर भर के ऐसी शुद्ध शुद्ध लैंग्वेज, मतलब भोजपुरी हम्म, की शुद्ध ठेठ लैंग्वेज में जो मैंने डायलॉग्स बोले, हाँ, तो मैं काजल को बोलती हूँ, हम लोग फाइट कर रहे हैं, हम्म, हंसना मत। उसमें मेरी एक लाइन है कि ज्यादा चेक चेक करबू ना तो ऐसन मारे कि जमीन छोड़ के उड़े लगबू। दिस इज मुझौसी, अमेजिंग। मुझौसी कहीं की, चुप ते चुप। दिस इज सो गुड। यार इट्स रियली फनी यार, वो बहुत बहुत मजा आता है करने में जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं।
ऐसी ऐसी जैसे एक लाइन थी कि ज्यादा बोल भी ना तो झोटा पकड़ के तरह के धक्के लेके फेंक दे तरह के घर से बाहर है। ये सुनने में ऐसा लगता है कि ओ ये क्या बोला, लेकिन अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है। राइट, या लेकिन ये बोलते उस ये तरीके से ये कि हाँ एक्सेंट ऐसा है कैची ना होता ये है। कि यस, जैसे मैंने कहा कि जब चें चेक करबे ना तो तारा का ऐसा ना पीटब कि ते जमीन छोड़ के वो उड़े लगबू तो ते चप बड़ी आई मुझौसी तय मुझौसी रे। दिस काइंड टू गुड। मतलब आपसे अभी ऐसे बात करके फिर वो लैंग्वेज सुनना बिल्कुल दो अलग अलग लोगों से मैं बात कर रही हूँ ऐसा लग रहा या है देखो मुझे। मैं जब बोलती हूँ तो लगता है कि मैं, लेकिन मेरी जो रियल पर्सनालिटी है हम्म, चूंकि मैं मुंबई बहुत से शांत हूँ, है वो। हाँ मुंबई से हूँ, हाँ। तो मेरी जो लैंग्वेज है वो मुंबईया स्टाइल की है, प्योर हिंदी। यस। सो जब मैं भोजपुरी बोलती हूँ तो लोगों को लगता ही नहीं है कि मैं यहाँ से हूँ। या ओके, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वैसे तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है ये बात होती रहे। आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स, पर्सनल लाइफ के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? आई एम वेरी फैमिलियर गर्ल। मैं अभी भी अपनी मम्मी से बिना पूछे कहीं नहीं जाती हूँ, और मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, और मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। जब कहते हैं ना कि जब आप ज़िंदगी में एक एज में जब आगे जाते हो तो आपकी एक जो टीन एज होती है ना, उस वक्त आपकी लाइफ में बहुत भीड़ होती है। हम्म, लेकिन जब आप एक टीन एज को क्रॉस करते हो तो धीरे धीरे भीड़ कम होती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी लोगों से बिगड़ रही है। इसका मतलब ये होता है कि अब आपकी ज़िंदगी में टीन एज के बाद वही लोग होते हैं जो आपको जेन्युइनली आपके होते हैं और राइट। आपको प्यार करते हैं, और आपको भी उनकी कदर करनी चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं हैं। मेरा एक ही दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, राघव। मैं जब भी फ्री होती हूँ तो मैं उसी के साथ शॉपिंग या समथिंग कहीं भी जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। सो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं। बट आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? या मैंने कभी भी कोई प्लानिंग नहीं की है, जब भी मैंने कोई प्लानिंग की है हम्म। वो हुआ ही नहीं है। ओके। तो लाइफ का ये भी एक एक्सपीरियंस है कि प्लानिंग बिल्कुल मत करो, हम्म। जो आ रहा है हम्म। उस पर काम करो, हम्म। उसे टाइम दो, हम्म। और आपके लिए वही होगा जो ऊपर वाले ने आपके लिए बेस्ट सोचा होगा। वेरी ट्रू। मैं कभी मैनिफेस्ट नहीं करती हम्म। कि मुझे ये चीज चाहिए, मे भी हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए उससे भी बड़ी चीज सोची हो। हम्म। तो मैनिफेस्ट प्लानिंग ये सब मेरी लाइफ में नहीं है। जस्ट जैसी दिख रही हूँ, हम्म। सेट पे जाना है, सीन आया, पढ़ना है, बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, हम्म। उस काम से आपको 4 काम मिलेंगे, बस यही मेरी लाइफ है। वेल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इट मुझे वाज भी। रियली रियली फन इंटरेक्टिंग विथ यू। एट लास्ट कुछ ऑडियंस से आप कहना चाहोगे? मैं इतना ही कहूंगी कि ऐसे ही प्यार देते रहिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, और जो जो मैंने बातें कही हैं वो उस उसको लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी, हम लोग की बहुत जो कॉन्वर्सेशन हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। और भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके वैसे भी बहुत कम लोग एक्चुअल में जानते हैं। तो मैं चाहूंगी कि इस वीडियो के जरिए ना आप लोग ज़रूर सब तक पहुंचाइए और हमारी फिल्मों को ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू।